जय माता की मित्रों, रोहिणी नक्षत्र में ही आज मंगल देव की बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र का ही पाठ चालू कर रखा है। सब नक्षत्रों के पूरे डिटेल में पाठ तो मेरे पहले दिए हुए हैं, तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप उसको चैनल को व्यू करके देखिए। उसमें हालांकि ये बात सही है कि नक्षत्रों पे मेरा विशेष जोर है, लेकिन भावों के विषय में, ग्रहों के विषय में, अष्टक वर्ग हो, वेद हो, ये सब का पाठ बहुत से मेरे दिए हुए हैं, तो आप उनको सुने। हो सकता है आपको कुछ नया पता चले, क्योंकि मेरा कोशिश ऐसा ही है कि जो नहीं बताया जा रहा है वो बताया जाए। क्या होता है कि अगर हम कोई पाठ सुनते हैं और तो उसका कुछ इस तरह से बताया जाता है कि हम लोगों को अच्छा लगे। बात सही है, अच्छा लगना भी चाहिए कि आज मेरा ही भरणी नक्षत्र है या रोहिणी नक्षत्र है और उसमें मंगल या गुरु या शनि गोचर कर रहा है और मेरे को थोड़ा बुरा सुनने को मिलता है तो मेरे को थोड़ा खराब लगता है। अच्छा सुनने को मिलता है तो अच्छा होता है, लेकिन अच्छा सुनने से अच्छा होगा ये तो ज़रूरी नहीं है। जो फैक्ट है उसको तो मानना पड़ेगा ना। अगर इतना ही अच्छा सब चीज़ का है तो फिर इतनी तकलीफ में क्यों है? तकलीफ में है इसलिए सुन रहे हैं। तो फिर मेन बात ये है कि उस तकलीफ का निस्तारण कैसे हो। दूसरी बात, कोई भी ग्रह से संबंधित कोई प्रिडिक्शन हो या कोई भावों से संबंधित हो, चाहे नक्षत्रों से संबंधित हो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। आप अपनी जन्मपत्री देखने के लिए अगर चैनल को देख रहे हैं कि भाई जन्मपत्री का फलादेश मैं कर सकूं चैनल के द्वारा, तो वो तो फिर गलत कर रहे हैं आप। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कारण कोई भी जो भी चैनल चला रहा है वो आपकी जन्मपत्री का प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है, वो आपको सिखाने के पर्पस से चला रहा है। उसका कारण है कि जो भ्रामक जानकारियाँ चारों तरफ फैली हुई है उससे निकले हर इंसान और इस ज्ञान को जितना हो सके प्राप्त करे। अगर आपको जन्मपत्री की प्रिडिक्शन करवानी है तो फिर अगर आपको पता नहीं है तो किसी अच्छे विद्वान के पास जाके बैठे, वो प्रिडिक्शन करके देगा। लेकिन चैनल के द्वारा एक एक ग्रह को या एक एक नक्षत्र को सुन सुन के अगर आप प्रिडिक्शन करेंगे तो या तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा सुनने को मिला तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे, या सब कुछ खराब ही खराब सुनने को मिला तो फिर थोड़ा नेगेटिविटी आ जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसा मत करें। आप सीखने के पर्पस से सुने। अपनी जन्मपत्री के विषय में अगर एक चैनल आज या जैसे मैं मंगल का बोल देता हूँ कि भाई थोड़ा खराब होगा पहले चरण में, कुछ चीज़ें अगर खराब है तो खराब बता दी गई है आपको, तो आप अगर डिप्रेशन में आ जाते हैं तो वो चीज़ गलत है। कारण मंगल अगर या कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र में बैठ के वो आपको कुछ रास्ता दिखाता है कि इस तरह का हो सकता है, लेकिन उसका प्रिडिक्शन ही फाइनल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर उसी का प्रिडिक्शन फाइनल हो तब तो फिर बाकी ग्रहों की, भावों की, वरक कुंडलियों की, राशि की, दशा महादशा की, अष्टक वर्ग की, गोचर की, वेद की, सप्तशलाका की, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। फिर केवल एक चीज़ से ही पूरा प्रिडिक्शन हो सकता है। तो वैसा मत सोचिए, आप इसको ज्ञान के हिसाब से लीजिए। अगर एक जगह में मंगल खराब है तो हो सकता है उसके ऊपर दूसरे ग्रह की दृष्टि उसको अच्छा फल दे रही हो, या यह भी हो सकता है कि वो जिस जगह में बैठा हो आपकी जन्मपत्री में, उस जगह में वो शुभ गोचर होगा उसका। या हो सकता है कि वो आपके लगन का या नवम का या पंचम का या दसम का लॉर्ड भी हो सकता है, या वो अपनी मित्र की राशि में या अपने मित्र के साथ वैसा भी बैठा हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा भी गलत सुन के डिप्रेशन में आना या उसके विषय में फिर आप थोड़ा तकलीफ में आना, ये चीज़ गलत है। मेरा मोटिव केवल सिखाने का है, न कि आपका जन्मपत्री का प्रिडिक्शन करने का। आप जब चैनल को सुने तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि आप सीखने के लिए सुन रहे हैं, और सीखने के लिए फिर आपको टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा ही चैनल सुने, अच्छे अच्छे चैनल सुने, खुद भी अपने पास किताबें अच्छी रखें, और उसके हिसाब से जब आप खुद एक स्टेज पे आ जाए तब प्रिडिक्शन में जाएं, वो भी खुद की जन्मपत्री, और अपने ऊपर अप्लाई करें कि क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है।
या हो सकता है वो बाद की चीज़ है। पहले जो बीत गया उसका टाइम निकालिए, उसके हिसाब से देखिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्या ग्रह आपको वैसा या नक्षत्र आपको वैसा बता रहे हैं। खुद को जज करें उस जन्म पत्री के हिसाब से, तब जाके आप प्रिडिक्शन में आगे बढ़ेंगे। ऐसे एक नॉर्मल एक चीज़ को सुन के, क्योंकि ज्योतिष में बहुत से विभाग हैं और नक्षत्रों का इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको डीप में नॉलेज देना चालू किया है, कारण कि सब चीज़ नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड है। चाहे तिथि हो, चाहे दशा महादशा हो, चाहे अष्टक आपका ग्रह वगैरह हो, आपकी राशियां हो, सब चीज़ नक्षत्रों से ही कैलकुलेशन हो रहा है, पूरी मैथ्स का। तो फिर नक्षत्रों के विषय में अगर जब तक हम लोग पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी जन्म पत्री का प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए आज मंगल की बात करते हैं। मंगल अगर पहले चरण में हो तो जातक मधुरभाषी और कोई भी वाद्य संगीत में रुचि रख सकता है। दूसरे चरण में हो तो प्रतिरक्षा सेवा, मतलब डिफेंस टाइप का कोई सेवा में, गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं या आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, या अगर नहीं जा रहे हैं, नहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप अगर दूसरी भी लाइन में हैं तो इन सेवाओं को पसंद करेंगे, इन सेवाओं में रहने वाले इंसानों को पसंद करेंगे। तीसरे चरण में अगर हो तो जातक साहसी होता है और साथ में विद्वान भी होता है। चतुर्थ चरण में धनी एवं सुरा सुंदरी का थोड़ा शौकीन होता है और धन कमाने के लिए हमेशा मतलब रास्ते बनाते रहता है, खोजता नहीं है, खुद बनाता है रास्ता कि ऐसे रास्ते से मेरे को ये धन मिल सकता है। तो ऐसा हो सकता है जातक, क्योंकि मंगल आपको अगर बॉडी में पावर ज़्यादा देगा तो ऑटोमेटिकली वो धन की तरफ अगर दिमाग जाएगा तो उसको वो मेहनत करके उस चीज़ को वो प्राप्त करने का भी कोशिश करेगा। अब अगर रोहिणी नक्षत्र में मंगल के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक जंगलों में, पर्वत वाले प्रदेशों में, ये सब में जाने का या ये सब में पिकनिक मनाने का या ये सब में घूमने का शौकीन थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब जंगलों से, पहाड़ों से विशेष प्रेम करता है ऐसा जातक। और चंद्र की अगर दृष्टि हो मंगल के ऊपर तो स्त्री सुख मिलता है, मतलब उनकी स्त्री या घर की औरतें ऐसे इंसान को ज़्यादा पसंद करती है। बुध की दृष्टि हो तो जातक धार्मिक शास्त्रों का ज्ञाता और कुछ छोटी छोटी बात पे गुस्सा या कुछ वाद विवाद करने वाला हो सकता है। गुरु की दृष्टि हो तो जातक को संगीत आदि कलाओं में निपुण, सहृदय मतलब अच्छा हृदय, जिसके साथ जो सबके साथ एक समान व्यवहार करे, दयालुता का व्यवहार करे और परोपकारी बनाती है। शुक्र की दृष्टि हो तो जातक प्रसिद्ध राजनेता हो सकता है मंगल के ऊपर, रोहिणी नक्षत्र में मंगल के ऊपर। शनि की दृष्टि के भी अच्छे फल मिलते हैं यहाँ पे। जातक विद्वान एवं ग्राम या नगर का प्रमुख बन सकता है। तो रोहिणी नक्षत्र में मंगल के ऊपर चारों चरणों का फल और उसके ऊपर सब ग्रहों की दृष्टि, ये पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। रोहिणी नक्षत्र में जो मैंने लिख रखा है वो मैंने शुरू में जब सूर्य का बताया था उसका डिटेल में सब कुछ बता दिया। मैं एक स्लाइड थोड़ा सा बता देता हूँ, लिखा हुआ है, शायद आप समझ गए हैं। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं शुरू से और सीख रहे हैं तो ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज होगा ही। राशि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में आता है, वृष राशि का स्वामित्व शुक्र को दिया है और रोहिणी नक्षत्र का स्वामित्व चंद्र को दिया है। गण मनुष्य गण में आएगा। अगर आप रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए तो आपका गण मनुष्य आएगा। आप जन्मपत्री अपना उसमें सॉफ्टवेयर में मार के देख लीजिए, या आप खुद हाथ से अगर बनाते हैं, क्योंकि हाथ से बनाना आजकल इतना ज़रूरी भी नहीं है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे अच्छे आ गए। तो उसके हिसाब से जब कंप्यूटर का टाइम चल रहा है तो कोई भी इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा हाथ से बनाने में। योनि सर्प होगा, चरणाक्षर आपका चरण के हिसाब से, पहला चरण ओ, दूसरा चरण वा, तीसरा चरण वी, चौथा चरण वु। और चारों चरणों के अलग अलग स्वामित्व है। पहले चरण का स्वामित्व मंगल को, दूसरे चरण का शुक्र को, तीसरे चरण का बुध को, चौथे चरण का चंद्र को। और पूरा मंगल का मैंने यहाँ पे पाठ आपको बता ही दिया है। तो आप उसी तरह से जब आप अपनी जन्मपत्री या उसके हिसाब से जब बाकी ग्रहों को देखें
तो इसका फल भी आपको उसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा। अब अगर मंगल आपका सपोज लगन में बैठा है और रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि, अब वहाँ पे मंगल आपको कैसा इफेक्ट देगा? तो ये इफेक्ट को ध्यान में रखते समय ये भी ध्यान में रखिए कि मंगल पहले घर में योग कारक होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पहले घर का मेष राशि होता है और मेष राशि का स्वामित्व मंगल को दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो 12वें का स्वामित्व होता है। लेकिन काल पुरुष के हिसाब से भी उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप हष्ट पुष्ट होंगे, आपका दिमाग एनी टाइम मतलब हर चीज़ को जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करेगा, हुक बाई हुक या कुक जैसे भी हो उस काम को करने का कंप्लीट करेंगे आप। शरीर में ज़बरदस्त ऊर्जा रहेगी, कोई भी चीज़ को मतलब आप इस तरह नहीं करेंगे, आलसपन नहीं आएगा कि कहीं भी जाओ तो इस तरह कहीं भी रहो, थोड़ा दिन 2 दिन बाद में कर लेंगे, वैसा आपके साथ नहीं रहेगा। तो इस तरह से समझना पड़ेगा आपको। और उसके साथ फिर रोहिणी नक्षत्र वाला फल जो संपूर्ण फल मेरा बताया हुआ है वो भी, राशि का भी, राशि के अलावा फिर चरण के हिसाब से जो फल आता है वो भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके कुछ प्राप्त होने का संभावना होता है। जो भी जन्मपत्री में जितने भी ग्रह रहते हैं आपके, वो आपकी फाउंडेशन बनाते हैं, वो आपको भविष्य फल कथन में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कम सहायता करते हैं। आपकी फाउंडेशन बनाते हैं, आपको भविष्य में मिलने वाली चीज़ों के प्रति आपके शरीर को उस लायक बनाते हैं, क्योंकि भविष्य में जो चीज़ें आपकी मिलेगी वो गोचर के द्वारा मिलेगी। गोचर में प्लैनेट चेंज होंगे उसके द्वारा मिलेगी। गोचर में आपकी दशा महादशा आएगी और उस समय प्लैनेट किस तरह से गोचर करेंगे उसके द्वारा मिलेगी। लेकिन जन्मपत्री में जो ग्रह बैठते हैं वो उस समय का फाउंडेशन अगर अच्छा बन गया इंसान का, तो गोचर के फल को भोगने, या सुख मिले तो सुखों को भोगने, दुख मिलेंगे तो दुखों को भोगने के लायक बॉडी को आपको प्रिपेयर करता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप इसको किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर आदमी को एक्सपीरियंस से ही ग्रहों का फल समझ में आएगा। ऐसे समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो जय माता की मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा। कोशिश यही है कि बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं समझा सकूं, और पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप बेझिझक कमेंट मारिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता।